Hello everyone, this is today's the Hindu newspaper analysis session in which we will discuss all events and issues which have national and international importance for civil services and other state PCS examination. Today we will discuss mainly four issues. The first issue is what the dissolution of standing committee on statistics entail. The second issue is it time for India to introduce a universal basic income? In this article, we will discuss about universal basic income, and the third issue is putting the brakes on bulldozer justice. In this article, we will discuss about bulldozer justice, which is a violation of constitutional provisions and fundamental right. The fourth issue is healthcare using artificial intelligence is bold but much cautions. First, in this article, we will discuss about the role of artificial intelligence in healthcare services. So let's discuss all the issues. What are the resolution of standing committee on statistics entail? What is issue? The Union Ministry of Statistics and Program Implementation had dissolved the 14-member Standing Committee on Statistics (SCOS) headed by eminent economist. यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने 14 मेंबर स्टैंडिंग कमेटी ऑन स्टैटिस्टिक्स जो कि एमिनेंट इकोनॉमिस्ट के द्वारा हेडेड की जाती थी उसको डिजोल्व कर दिया है. इट वर्क्स ओवरलैप्ड विद द स्टीयरिंग कमेटी ऑफ नेशनल सैंपल सर्वे बिकॉज इसके जो वर्क थे नेशनल सैंपल सर्वे के स्टीयरिंग कमेटी के साथ ओवरलैप कर रहे थे. Standing Committee on Statistics members had questioned the delay in conducting the census, as census have long been a crucial source of reliable data for policymakers. Because Standing Committee of Statistics ने सेंसस के डिले पर क्वेश्चनिंग किया था और इनका कहना था कि पॉलिसी मेकिंग में रिलायबल डाटा की नीड होती है और इसके लिए टाइमली सेंसस कराया जाना चाहिए. इसकी जगह पर इसको यहाँ पर डिजोल्व कर दिया. What were the key responsibility of स्टैंडिंग कमेटी ऑन स्टैटिस्टिक्स? स्टैंडिंग कमेटी ऑन स्टैटिस्टिक्स की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी? एडवाइज द सेंटर ऑन सर्वे मेथोडोलॉजी. सर्वे का जो भी मेथोडोलॉजी होगा उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस किया जाता था इसके थ्रू, इंक्लूडिंग सैम्पलिंग फ्रेम, सैम्पलिंग डिजाइन, सर्वे इंस्ट्रूमेंट्स एटसेट्रा. SCOS सेंट्रल गवर्नमेंट को सैम्पलिंग फ्रेम, सैम्पलिंग डिजाइन, सर्वे इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड सर्वे मेथोडोलॉजी इसको प्रोवाइड कराया करते थे. प्लेड अ वाइटल रोल इन फाइनलाइजिंग द टेबुलेशन प्लान ऑफ सर्वे. सर्वे का जो भी टेबुलेशन प्लान होता था उसको फाइनलाइज करने में इसका एक इम्पोर्टेंट रोल हुआ करता था. रिव्यूइंग द एक्सटेंड फ्रेमवर्क. एक्सटेंड फ्रेमवर्क जो भी होता था उसको रिव्यू करने का इसका वर्क था. एंड एड्रेसिंग द इशू रेज फ्रॉम टाइम टू टाइम ऑन सब्जेक्ट्स, रिजल्ट्स, मेथोडोलॉजी एटसेट्रा रिलेटेड टू ऑल सर्वे. ऑल सर्वे से रिलेटेड टाइम टू टाइम जो भी इश्यूज रेज हुआ करते थे उनको एड्रेस करने का काम SCOS का था. प्रोवाइडिंग गाइडेंस फॉर कंडक्टिंग पायलट सर्वेज, प्री टेस्टिंग. पायलट सर्वेज प्री टेस्टिंग को कंडक्ट करने के लिए गाइडेंस प्रोवाइड कराया करता था. exploring the availability of administrative statistics relating to survey statistics, providing guidance for studying or identifying data gap, providing additional data requirement and imparting technical dialogue guidance to the central and state level agencies for conducting survey. सेंट्रल और स्टेट लेवल एजेंसीज को सर्वे कंडक्ट करने के लिए टेक्निकल गाइडेंस प्रोवाइड कराना और सर्वे से रिलेटेड वेरियस एस्पेक्ट पर डिटेल्ड अपना रिकमेंडेशन करना, ये सब इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी था. व्हाट इज रोल ऑफ न्यू कमेटी? अभी जो न्यू कमेटी यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया है, इट मीन्स स्टीयरिंग कमेटी जो इंट्रोड्यूस किया गया है इसका क्या रोल होगा? द स्टीयरिंग कमेटी विच रिप्लेसेस द स्टैंडिंग कमेटी ऑन स्टैटिस्टिक्स हैज 17 मेंबर्स एंड 1 नॉन मेंबर सेक्रेटरी. स्टीयरिंग कमेटी जो अभी SCOS को रिप्लेस करके इंट्रोड्यूस किया गया है इसके अंदर 17 मेंबर एंड 1 नॉन मेंबर सेक्रेटरी होगा, जबकि SCOS के अंदर 14 इमिनेंट इकोनॉमिस्ट हुआ करते थे. द टेन्योर ऑफ स्टीयरिंग कमेटी विल बी फॉर 2 ईयर्स. स्टीयरिंग कमेटी का टेन्योर 2 ईयर होगा. इट्स टर्म ऑफ रेफरेंसेस आर क्विटी सिमिलर टू दैट ऑफ SCOS, इंक्लूडिंग रिव्यूइंग सब्जेक्ट रिजल्ट, मेथोडोलॉजी, क्वेश्चनर, सैम्पलिंग फ्रेम, सैम्पलिंग डिजाइन, कॉन्सेप्ट्स, डेफिनेशंस, सर्वे इंस्ट्रूमेंट्स एटसेट्रा रिलेटेड टू ऑल नेशनल सैंपल सर्वेज. स्टीयरिंग कमेटी के जो फंक्शंस होंगे वो SCOS के सिमिलर होंगे और इसमें सब्जेक्ट्स रिजल्ट का रिव्यू करना इंक्लूड है,
मैथडोलॉजी क्वेश्चनर इंक्लूड है, सैम्पलिंग फ्रेम करना, सैम्पलिंग डिजाइन करना, कंसेप्ट डिजाइन करना, डेफिनेशन सर्वे इंस्ट्रूमेंट को रेडी करना, और नेशनल सैंपल सर्वे से रिलेटेड जितने भी एस्पेक्ट हैं उन सभी को डिस्कस करना, रिकमेंड करना स्टीयरिंग कमेटी का वर्क होगा। It will also advise the ministry on survey methodology and finalize the tabulation plan of survey. मिनिस्ट्री के लिए सर्वे मेथडोलॉजी एडवाइस करेगा और साथ में सर्वे का जो भी प्लान होगा उसको फाइनल टेबुलेशन इसको प्रिपेयर करना होगा। द मैंडेट्स ऑफ बोथ द कमिटीज क्लैश इन अ वे though the composition of the steering committee is different as it has more official members while the SCOS had several non-official members। दोनों कमेटीज के बीच में एक डिफरेंस ये है कि दोनों कमेटीज का जो कंपोजिशन है वो डिफरेंट है। स्टीयरिंग कमेटी के अंदर ऑफिशियल मेंबर्स का नंबर इंक्रीज कर दिया गया है, जबकि SCOS के अंदर नॉन ऑफिशियल मेंबर्स ज़्यादा थे। इसके अंदर 14 थे और अब जो न्यू स्टीयरिंग कमेटी इंट्रोड्यूस किया गया है इसके अंदर ओवरऑल 18 मेंबर्स यहाँ पर कंप्रेज हैं। वाई इज देयर अ प्रेशर फॉर अ न्यू सेंसस? न्यू सेंसस का प्रेशर SCOS की तरफ से क्यों इसको इंसिस्ट किया जा रहा था? लैक ऑफ फ्रेश डाटा कीप्स कोर्स ऑफ पीपल अवे फ्रॉम स्कीम्स सच एज नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। बिकॉज फ्रेश डाटा नहीं है इसकी वजह से कोर्स ऑफ पीपल कुछ इम्पोर्टेंट स्कीम से कहीं ना कहीं उनका अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाता है। एग्जाम्पल के लिए नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंडर जिन लोगों को अभी प्रेजेंट में प्रॉफिट मिलना चाहिए उन्हें इस स्कीम के अंडर एक्ट के अंदर प्रॉफिट नहीं मिल पा रहा है बिकॉज न्यू डाटा हमारे पास नहीं है। कुछ लोगों को इस लिस्ट से इट मीन्स नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर कुछ पीपल को यहाँ पर रिमूव करना चाहिए और कुछ को ऐड किया जाना चाहिए। तो इसके लिए यहाँ पर करंट डाटा चाहिए टू फाइंड आउट एक्चुअल डाटा ऑफ नंबर्स ऑन एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट। सेंसस इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट का एक्चुअल डाटा हमारे पास अवेलेबल नहीं है। नीड टू पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे टू पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे की भी नीड है। सेंसस कैन प्रोवाइड स्टेट एंड सब डिस्ट्रिक्ट वाइज डाटा ऑन इशूज सच एज एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड इशूज को सॉल्व करने के लिए स्टेट एंड सब डिस्ट्रिक्ट वाइज डाटा का हमें सेंसस बहुत ही नेसेसरी है। सर्वे बेस्ड डाटा इंक्लूडिंग द सेंसस हैज यूनिवर्सल कवरेज विदाउट एनी थ्रेशोल्ड प्रोवाइडिंग अ वाइडर एंड बिगर प्लेटफॉर्म। सर्वे बेस्ड डाटा जो होता है स्पेशली सेंसस जो होता है इस सेंसस की वजह से विदाउट एनी थ्रेशोल्ड यूनिवर्सल कवरेज हमें गेट हो जाता है जिससे हमें वाइडर एंड बिगर प्लेटफॉर्म मिल जाता है और इसके बेस पर हम पॉलिसी मेकिंग करते हैं। हाउ सर्वे सच एज periodic labor force survey could not provide state or district level data but the census will be able to provide even sub district data। periodic labor force survey जो होता है ये स्टेट या डिस्ट्रिक्ट लेवल का डाटा प्रोवाइड नहीं कराता है जबकि सेंसस जो होता है ये सब डिस्ट्रिक्ट लेवल का डाटा प्रोवाइड कराता है। PLFS also allegedly had an urban bias। periodic labor force participation सर्वे पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे जो होता है ये इसमें अर्बन बियासेस भी देखे गए हैं। हाउ अर्जेंट इज द नेक्स्ट सेंसस? नेक्स्ट सेंसस कितना अर्जेंट है, क्यों ये जल्दी जल्दी कराया जाना चाहिए? द कंट्रीज डेकेनियल सेंसस हैज बीन कंडक्टेड एवरी 10 years सिंस द 1870 विद द लास्ट सेंसस इन 2011। कंट्री के अंदर डेकेनियल सेंसस एवरी 10 years में होता है और ये 1870 से कंटिन्यू हो रहा है। लास्ट सेंसस इंडिया के अंदर जो कराया गया था 2011 में कराया गया था। 2021 census was delayed due to COVID-19 pandemic and even after 3 years, the center has not provided a roadmap for the next census। 2021 में सेंसस होना चाहिए था बट कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से डिले कर दिया गया। 3 years के बाद भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने नेक्स्ट सेंसस के लिए कोई रोड मैप प्रोवाइड नहीं कराया है। Economists and policymakers urge that relying on 2011 census data for statistical surveys even after 13 years will negatively impact decision making। इकोनॉमिस्ट और पॉलिसी मेकर्स ने आर्गू किया है कि अगर हम 2011 के सर्वे या सेंसस पर रिलाई करेंगे जो कि 13 years पुराना है इसकी वजह से डिसीजन मेकिंग नेगेटिवली इम्पैक्ट हो सकता है। सो दे सजेस्टेड टू कंडक्ट द नेक्स्ट सेंसस एट द अर्लीस्ट। यही वजह है कि इकोनॉमिस्ट और पॉलिसी मेकर्स ने नेक्स्ट सेंसस को अर्लीस्ट करने के लिए सजेस्ट किया है। इज अ टाइम फॉर इंडियन टू इंट्रोड्यूस अ यूनिवर्सल बेसिक इनकम।
This idea relates to UPSC syllabus for prelims, universal basic income, direct benefit transfer, work free pilot project, conditional cash transfer, मनरेगा। प्री में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं और ये आर्टिकल इन टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करेगा। फॉर मेंस पर्सपेक्टिव यूनिवर्सल बेसिक इनकम से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन फॉर डेवलपमेंट इन वेरियस सेक्टर्स एंड इशूज अराइजिंग आउट ऑफ देयर डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन, इस तरह का यहाँ पर क्वेश्चन रेज हो सकता है। ये सारा जो टॉपिक है इससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन इस आर्टिकल के अंदर हमें मिल सकती है। व्हाट इज इशू? ड्यू टू द phenomena of jobless growth, that is the rise in output and labor productivity without the commensurate growth in employment generation, several countries have mooted the idea of universal basic income. बिकॉज वर्ल्ड के बहुत सारे कंट्रीज के अंदर जॉबलेस ग्रोथ हो रहा है। जॉबलेस ग्रोथ एक ऐसी सिचुएशन होती है जब आउटपुट एंड लेबर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है बट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में ग्रोथ नहीं होता है उसके अकॉर्डिंग। इस टाइप का जो ग्रोथ है इसको जॉबलेस ग्रोथ बोलते हैं बिकॉज इसमें पीपल का जॉब के लिए अपॉर्चुनिटी इसमें बहुत ज़्यादा नहीं मिल पाती है। और वर्ल्ड के बहुत सारे कंट्रीज ने यही वजह है कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम का आइडिया मूटेड किया है। This idea has gained traction, especially since the International Labour Organization's most recent World Employment and Social Outlook aims the decrease in job growth and the increase in inequality to a surge in automation and the use of artificial intelligence. यूनिवर्सल बेसिक इनकम का जो आइडिया है ये इस पर तब बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है जब इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट रिसेंट रिपोर्ट रिलीज हुआ है, वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक। इस रिपोर्ट के अंदर ये हाईलाइट किया गया है कि वर्ल्ड के बहुत सारे कंट्रीज के अंदर जॉब ग्रोथ डिक्रीज हुआ है और इनक्वालिटी इंक्रीज हुआ है और इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमेशन का बहुत बड़ा रोल है। Among the several suggestions on the ways to address this is a universal basic income. जॉब्स ग्रोथ में जो डिक्रीज हो रहा है एंड इनक्वालिटी में जो इंक्रीज हो रहा है इस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए बहुत सारे सजेशंस हैं बट उनमें से एक सजेशन यहाँ पर यूनिवर्सल बेसिक इनकम है। इस आर्टिकल के अंदर हम यूनिवर्सल बेसिक इनकम के वेरियस एस्पेक्ट के बारे में स्टडी करेंगे। व्हाट इज यूनिवर्सल बेसिक इनकम? UBI. Universal basic income is a social welfare proposal in which all the beneficiaries regularly receive a guaranteed income in the form of an unconditional transfer payment. Universal basic income एक social welfare proposal है जिसमें बेनिफिशरीज को रेगुलरली गारंटेड इनकम के तौर पर अनकंडीशनल पेमेंट ट्रांसफर किए जाते हैं। इट्स गोल इज टू एलिवेट पॉवर्टी एंड टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ डिक्रीज इन जॉब ग्रोथ एंड इंक्रीज इन इनक्वालिटी। यूनिवर्सल बेसिक इनकम का जो मेन गोल होता है वो पॉवर्टी को एलिवेट करना होता है। जॉब ग्रोथ में जो डिक्रीज हो रहा है इट मीन्स अनएम्प्लॉयमेंट को कंट्रोल करना और इनक्वालिटी को डिक्रीज करना इसका मेन एम होता है। यूनिवर्सल बेसिक इनकम इज टिपिकली इंटेंडेड टू रिकॉल ऑल विद नो कंडीशंस। यूनिवर्सल बेसिक इनकम टिपिकली विदाउट कंडीशन पॉपुलेशन के एक लार्ज पोर्शन तक को कवर करना चाहता है। व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ यूनिवर्सल बेसिक इनकम? यूनिवर्सल बेसिक इनकम की क्या क्या मेरिट्स हैं? नंबर 1, इट हेल्प्स इन पॉवर्टी एलिवेशन, पॉवर्टी एलिवेशन में हेल्प करता है। नंबर 2, सिंप्लीफाइड वेलफेयर सिस्टम। नंबर 3, अ हेल्थ बेनिफिट। नंबर 4, इट हेल्प्स इन एनहांसिंग इंडिविजुअल फ्रीडम। नंबर 5, इकोनॉमिक बेनिफिट्स। It helps in poverty alleviation. It reduces poverty and income inequality by providing a minimum income floor for everyone, especially the most vulnerable and marginalized group. यूनिवर्सल बेसिक इनकम वल्नरेबल और मार्जिनलाइज ग्रुप ये स्पेशली इनको फोकस किया जाता है। इनको मिनिमम इनकम प्रोवाइड करा करके कहीं ना कहीं जो इनकम इनक्वालिटी है कंट्री के अंदर, हमारे कंट्री के अंदर स्पेशली अभी हमारे कंट्री के अंदर यूनिवर्सल बेसिक इनकम लॉन्च नहीं किया गया है। इसकी जगह पर कुछ इसके अल्टरनेटिव्स वर्क कर रहे हैं बट जिन कंट्रीज़ के अंदर ये इम्प्लीमेंट है, रनिंग कंडीशन में है, तो वहाँ पर इनक्वालिटी को कम करने के लिए, पॉवर्टी को रिड्यूस करने के लिए यूनिवर्सल बेसिक इनकम स्कीम रनिंग में है। इट कैन ऑल्सो हेल्प पीपल अफोर्ड बेसिक नीड्स सच एज फूड, हेल्थ, एजुकेशन एंड हाउसिंग। यूनिवर्सल बेसिक इनकम के थ्रू पीपल
अपना बेसिक नीड्स फुलफिल कर सकते हैं, स्पेशली फूड से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड एंड हाउसिंग से रिलेटेड। नंबर टू, सिंपलीफाइड वेलफेयर सिस्टम। इट कैन स्ट्रीमलाइन द एग्जिस्टिंग वेलफेयर सिस्टम बाय रिप्लेसिंग वेरियस टारगेटेड सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम। यूनिवर्सल बेसिक इनकम, एग्जिस्टिंग वेलफेयर स्कीम जितना भी है उनको स्ट्रीमलाइन कर सकता है, और इसके साथ वेरियस टारगेटेड सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम जितने भी हैं उनके साथ इसको रिप्लेस किया जा सकता है। दिस रिड्यूस एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट एंड एलिमिनेट द कॉम्प्लेक्सिटीज एसोसिएटेड विद एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट बेनिफिट क्लिप्स। वेलफेयर सिस्टम को स्ट्रीमलाइन करने से प्रॉफिट ये होते हैं कि इससे एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट रिड्यूस हो सकता है। इट मीन्स अदर सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम में जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट होता है उसको रिड्यूस किया जा सकता है, और कॉम्प्लेक्सिटीज को यहाँ पर एलिमिनेट किया जाता है, और कॉम्प्लेक्सिटी स्पेशली जो एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट बेनिफिट से रिलेटेड हैं उन्हें यहाँ पर एलिमिनेट किया जा सकता है। नंबर 3, अ हेल्थ बेनिफिट। इसके कुछ हेल्थ बेनिफिट्स भी हो सकते हैं। इट इम्प्रूव्स फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ बाय रिड्यूसिंग स्ट्रेस, एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन एसोसिएटेड विद पॉवर्टी एंड फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी। पॉवर्टी और फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी से रिलेटेड जो भी स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, यूनिवर्सल बेसिक इनकम कहीं ना कहीं फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करता है। इट कैन ऑल्सो एनेबल पीपल टू एक्सेस बेटर हेल्थ केयर, सैनिटेशन एंड न्यूट्रिशन। यूबीआई के थ्रू पीपल, यूबीआई के थ्रू जो इनकम हो रहा है इसके थ्रू इसका यूज करके पीपल बेटर हेल्थ केयर, सैनिटेशन एंड न्यूट्रिशन तक एक्सेस कर सकते हैं। इट हेल्प्स इन एनहांसिंग इंडिविजुअल फ्रीडम। इंडिविजुअल फ्रीडम एनहांसिंग के लिए हेल्प करता है। इट प्रोवाइड्स इंडिविजुअल विद फाइनेंशियल सिक्योरिटी एंड ग्रेटर फ्रीडम टू मेक चॉइसेस अबाउट देयर वर्क, एजुकेशन एंड पर्सनल लाइफ्स। यूनिवर्सल बेसिक इनकम पीपल को फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है, और चॉइसेस मेक करने के लिए ग्रेटर फ्रीडम मिलता है, वर्क के लिए, एजुकेशन के लिए, पर्सनल लाइफ के लिए एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, वो अपने तरीके से इस इनकम का यूज कर सकता है। नंबर 5, इकोनॉमिक बेनिफिट्स। इंजर्स मनी डायरेक्टली इनटू द हैंड्स ऑफ इंडिविजुअल, स्टिमुलेटिंग कंज्यूमर स्पेंडिंग एंड ड्राइविंग इकोनॉमिक ग्रोथ। इसके कुछ इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी हैं। डायरेक्टली इंडिविजुअल के अकाउंट में अगर मनी इंजर्ट किया जाएगा तो इसकी वजह से कंज्यूमर स्पेंडिंग स्टिमुलेट होगा एंड इकोनॉमिक ग्रोथ इससे ड्राइविंग होगा। इट कैन बूस्ट लोकल बिजनेसेस, क्रिएट डिमांड्स फॉर गुड्स एंड सर्विसेज एंड जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। यूनिवर्सल बेसिक इनकम लोकल बिजनेस को बूस्ट कर सकता है, गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड क्रिएट कर सकता है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट कर सकता है। UBI can empower people to pursue entrepreneurship, take risk and engage in creative or socially beneficial activities that may not be economically viable otherwise. यूनिवर्सल बेसिक इनकम के वजह से पीपल को एक इन एंटरप्रेन्योरशिप परसू करने की पावर मिलती है। पीपल रिस्क टेकिंग करते हैं, क्रिएटिव और सोशली बेनिफिशियल एक्टिविटीज में एंगेज करते हैं। व्हाट आर डिमेरिट्स ऑफ यूनिवर्सल बेसिक इनकम। यूनिवर्सल बेसिक इनकम का कुछ डिमेरिट्स भी हैं। नंबर 1, कॉस्ट एंड फिजिकल सस्टेनेबिलिटी। नंबर 2, कंट्रीब्यूट टू इन्फ्लेशनरी प्रेशर। नंबर 3, क्रिएट्स कल्चर ऑफ डिपेंडेंसी। नंबर 4, डीमोटिवेशन फॉर पर्सनल एंड प्रोफेशनल ग्रोथ। Number 1, cost and fiscal sustainability. It is very expensive and would require spending cuts, higher taxes or debt to finance it. यूनिवर्सल बेसिक इनकम अगर किसी कंट्री के अंदर इम्प्लीमेंट किया जाता है तो ये मोर एक्सपेंसिव होने की वजह से बहुत सारी स्पेंडिंग्स जो गवर्नमेंट के थ्रू सोशल वेलफेयर के लिए की जाती है उन्हें कट करना होगा, टैक्स रेट को हाई करना पड़ेगा, और डेप्ट टू फाइनेंस के लिए डेप्ट कंट्री को लेना पड़ सकता है। यूबीआई कुड ऑल्सो क्रिएट इन्फ्लेशन। इसकी वजह से इन्फ्लेशन क्रिएट हो सकता है। डिस्टॉर्ट द लेबर मार्केट को डिस्टॉर्ट कर सकता है एंड रिड्यूस इकोनॉमिक ग्रोथ। इसकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ भी रिड्यूस हो सकता है। नंबर 2, कंट्रीब्यूट टू इन्फ्लेशनरी प्रेशर। इसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ सकता है। यूबीआई कुड कंट्रीब्यूट टू इन्फ्लेशनरी प्रेशर इफ एवरीवन रिसीव अ फिक्स अमाउंट ऑफ मनी, इट मे ड्राइव अप प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एवरीवन अगर फिक्स अमाउंट ऑफ मनी रिसीव करेगा तो इसकी वजह से बिकॉज पॉकेट में मनी होगा तो इसकी गुड्स एंड सर्विसेज का डिमांड बढ़ेगा, और डिमांड जितना इंक्रीज होगा उतना ही ज़्यादा यहाँ पर इन्फ्लेशन रेज होगा। क्रिएट्स कल्चर ऑफ डिपेंडेंसी।
It decreases motivation to work and reduce productivity and efficiency. यूनिवर्सल बेसिक इनकम वर्क करने के लिए मोटिवेशन को डिक्रीज करता है, जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी रिड्यूस हो सकता है. इट कुड ऑल्सो क्रिएट अ कल्चर ऑफ डिपेंडेंसी, एंटाइटलमेंट एंड लेजीनेस. यूनिवर्सल बेसिक इनकम की वजह से डिपेंडेंसी कल्चर, एंटाइटलमेंट कल्चर एंड लेजीनेस का कल्चर यहाँ पर इंक्रीज हो सकता है. यूबीआई कुड ऑल्सो डिस्करेज पीपल फ्रॉम एक्वायरिंग स्किल, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग. पीपल को जब विदाउट वर्क अकाउंट के अंदर मनी रिसीव होना शुरू हो जाएगा, तो इसकी वजह से पीपल डिस्करेज हो सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू स्किल, एक्वायरिंग स्किल, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग के लिए लोग डिस्करेज हो सकते हैं. नंबर 4, डिमोटिवेशन फॉर पर्सनल एंड प्रोफेशनल ग्रोथ. पर्सनल एंड प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए डिमोटिवेशन हो सकता है लोगों के अंदर. यूबीआई में क्रिएट अ रिलायंस ऑन गवर्नमेंट सपोर्ट. यूबीआई की वजह से लोग गवर्नमेंट सपोर्ट पर रिलायंस कर सकते हैं. एंड देर इज अ रिस्क दैट सम इंडिविजुअल्स माइट बिकम कॉम्प्लासेंट और डिपेंडेंट ऑन द बेसिक इनकम. रिस्क ये भी है कि लोग बेसिक इनकम पर यहाँ पर डिपेंड होना शुरू हो जाएंगे, लीडिंग टू रिड्यूस मोटिवेशन फॉर पर्सनल एंड प्रोफेशनल ग्रोथ, जिसकी वजह से पर्सनल एंड प्रोफेशनल ग्रोथ को मोटिवेशन मिल सकता है. अदर अल्टरनेटिव्स ऑफ यूनिवर्सल बेसिक इनकम. क्या यूनिवर्सल बेसिक इनकम का कोई अल्टरनेटिव हो सकता है? क्या इसके जगह अदर स्कीम के थ्रू इनक्वालिटी को डिक्रीज किया सकता है या जॉब ग्रोथ को यहाँ पर इंक्रीज किया सकता है? इंडिया के अंदर कुछ इस टाइप की स्कीम्स रनिंग में है, जिसके थ्रू लोगों तक डायरेक्ट बेनिफिट प्रोवाइड कराया जाता है. डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर. नंबर 2, कंडीशनल कैश ट्रांसफर. नंबर 3, एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, अदर इनकम सपोर्ट स्कीम, यूनिवर्सल बेसिक सर्विसेज. Direct benefit transfer (DBT). DBT is a scheme that transfers subsidies or cash directly to the bank accounts of beneficiaries instead of through intermediaries or in kind transfer. DBT एक स्कीम है जिसमें सब्सिडीज या कैश ट्रांसफर डायरेक्टली बेनिफिशियरी के अकाउंट में ट्रांसफर किए जाते हैं. इसमें इंटरमीडिएट का कोई रोल नहीं है. DBT aims to improve the transparency, efficiency, and accountability of welfare delivery, as well as to reduce leakage and corruption. डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का जो मेन एम है वो ट्रांसपेरेंसी को इम्प्रूव करना, एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना एंड वेलफेयर डिलीवरी की अकाउंटेबिलिटी को इम्प्रूव करना इसका मेन एम है. एज वेल एज लीकेज एंड करप्शन को रिड्यूस करना भी इसका मेन एम है. Schemes like PM Kisan, Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana are etc. are 5 examples of success direct benefit transfer. डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से रिलेटेड इंडिया के अंदर कुछ सक्सेसफुल स्कीम, पीएम किसान, प्रधानमंत्री जन धन योजना, ये कुछ सक्सेसफुल स्कीम रही हैं. नंबर 2, कंडीशनल कैश ट्रांसफर्स. Conditional cash transfer is a scheme that provides cash to poor household on the condition that they fulfill certain requirements such as sending their children to school, immunizing them or attending health checkups. कुछ कंडीशनल स्कीम्स भी इंडिया के अंदर रनिंग में है और जो कंडीशनल स्कीम्स होती हैं ये स्पेशली पुअर हाउस होल्ड को कैश प्रोवाइड कराती हैं कुछ कंडीशंस के बेस पर. सच एज अगर कंडीशन को फुलफिल अगर कोई सोसाइटी का सेक्टर कर रहा है फुलफिल, स्पेशली पुअर पीपल अगर उस कंडीशन के अंदर बिलोंग कर रहे हैं, जैसे कि स्कूल के अंदर चिल्ड्रन को अगर भेजा जाएगा स्पेशली गवर्नमेंट स्कूल के अंदर, तो बच्चों को बहुत सारी फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से दी जाती है. पर मंथ उन्हें कुछ मनी भी अकाउंट में ट्रांसफ़र की जाती है, स्पेशली SC/ST स्टूडेंट के लिए. वहाँ पर उन्हें अगर इम्यूनाइजेशन कराया जाता है तो उसके लिए कंडीशनल कैश ट्रांसफ़र कराए जाते हैं. अटेंडिंग हेल्थ चेकअप्स, तो इस तरह के कुछ कंडीशंस हैं जहाँ पर इन्हें अगर अटेंड करेगा कोई पर्सन तो उनके लिए कंडीशनल कैश ट्रांसफ़र किए जाते हैं. इट एम्स टू इम्प्रूव द ह्यूमन कैपिटल एंड लॉन्ग टर्म आउटकम्स ऑफ पुअर एज वेल एज टू इंसेंटिवाइज बिहेवियरल चेंजेज. कंडीशनल कैश ट्रांसफ़र जो होते हैं ये ह्यूमन कैपिटल को इम्प्रूव करने का टारगेट रखते हैं. और ह्यूमन कैपिटल मीन्स यहाँ पर पीपल को कहीं ना कहीं उसको एजुकेट करके उसके अंदर स्किल डेवलपमेंट करके उसको इस लायक बनाना है कि वो कंट्री के अंदर किसी सर्विस प्रोवाइड कर सके लोगों को, कंट्री को कहीं ना कहीं इकोनॉमिक प्रॉफिट उससे हो. नंबर 3, एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम. इंडिया ऑलरेडी हैज दिस टाइप स्कीम एज मनरेगा.
एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम भी इंडिया के अंदर चल रही है, स्पेशली मनरेगा। सच स्कीम्स प्रोवाइड अ लीगल गारंटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट टू रूरल हाउस होल्ड फॉर अ सर्टेन नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर। इस टाइप की जो स्कीम होती हैं वो एम्प्लॉयमेंट सर्टेन नंबर ऑफ डेज के लिए गारंटेड एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराती हैं रूरल हाउस होल्ड के लिए। एक्सपेंडिंग एंड स्ट्रेंथनिंग सच प्रोग्राम कैन इंश्योर दैट इंडिविजुअल्स हैव एक्सेस टू जॉब अपॉर्चुनिटीज एंड कैन अर्न अ लाइवलीहुड। इस तरह का प्रोग्राम को स्पेंडिंग और स्ट्रेंथिंग करने से ये प्रॉफिट होता है कि इंडिविजुअल को जॉब अपॉर्चुनिटी मिल जाती है और उन्हें लाइवलीहुड अर्न करने का भी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर साथ में मिल जाती है। नंबर वन, अदर इनकम सपोर्ट स्कीम्स। इंडिया के अंदर अदर इनकम सपोर्ट स्कीम भी वर्किंग हैं। अदर इनकम सपोर्ट स्कीम प्रोवाइड कैश और इन काइंड असिस्टेंस टू स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल हु आर इन नीड सच एज वुमेन, फार्मर्स, एल्डरली, डिसेबल्ड एटसेट्रा। अदर इनकम सपोर्ट भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से प्रोवाइड कराया जा सकता है, स्पेशली कुछ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल के लिए जिन्हें नीड है, सच एज वुमेन, फार्मर्स, एल्डरली, डिसेबल्ड पर्सन। इनको असिस्टेंस प्रोवाइड कराया जा सकता है। ओल्ड एज पीपल के लिए जिस तरह से पेंशन प्रोविजन है, वुमेन के लिए प्रेगनेंसी के टाइम पर जो उन्हें 5,000 का मनी उन्हें प्रोवाइड कराया जाता है, ये सब इसका एग्जांपल हो सकते हैं। दीज स्कीम्स एम टू एड्रेस द स्पेसिफिक वल्नरेबिलिटीज एंड चैलेंजेस फेस बाय दिस ग्रुप एज वेल एज टू प्रमोट दियर एम्पावरमेंट एंड इंक्लूजन। इस टाइप की जो स्कीम होती हैं ये कहीं ना कहीं वल्नरेबल पीपल के लिए और कुछ ग्रुप जो कि चैलेंजेस फेस कर रहे हैं उनको एड्रेस करने के लिए इस टाइप की स्कीम कंट्री के अंदर लॉन्च की जाती हैं। नंबर 5, यूनिवर्सल बेसिक सर्विसेज। Instead of focusing on providing a universal basic income, India can prioritize the provision of essential services such as healthcare, education, clean water, and sanitation. इंडियन गवर्नमेंट को यूनिवर्सल बेसिक इनकम पर फोकस करने की जगह जो असेंशियल सर्विस हैं, हेल्थ केयर, एजुकेशन, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, इन पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। बाय इंश्योरिंग एक्सेस टू दीज सर्विसेज फॉर ऑल सिटीजन, द गवर्नमेंट कैन इम्प्रूव द ओवरऑल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, रिड्यूस इनइक्वालिटी। सिटीजन्स के लिए जो भी सर्विसेज प्रोवाइड कराई जाती हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर उन्हें इम्प्रूव करती है तो इसके थ्रू लोगों का स्टैंडर्ड, लिविंग स्टैंडर्ड इम्प्रूव होगा और इससे कहीं ना कहीं इनइक्वालिटी रिड्यूस हो सकती है। पुटिंग द ब्रेक्स ऑन बुलडोजर जस्टिस। What is issue? The Supreme Court of India has invited suggestions from the parties concerned to frame appropriate pan-India guidelines on extra-legal demolitions. सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एप्रोप्रिएट पैन इंडिया गाइडलाइंस रिगार्डिंग टू एक्स्ट्रा लीगल डिमोलिशंस के लिए यहाँ पर कुछ इन्विटेशंस, सजेशंस यहाँ पर इसने इन्वाइटेड किए हैं। इट मीन्स इंडिया के अंदर लास्ट कुछ ईयर से वेरियस स्टेट के अंदर जो एक्स्ट्रा लीगल डिमोलिशंस शो हो रहे हैं, इसके लिए एप्रोप्रिएट पैन इंडिया गाइडलाइंस फ्रेम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कुछ कंसर्न्ड पार्टी से सजेशन यहाँ पर इन्वाइट किए हैं। द ऑर्डर कम्स इन द वेक ऑफ मल्टीपल इंस्टेंसेस ऑफ डिमोलिशंस वेयर द हाउसेस एंड बिल्डिंग्स एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पर्सन्स अक्यूज्ड ऑफ सर्टेन क्राइम्स हैव बीन रेज्ड विदाउट फॉलोइंग ड्यू प्रोसेस। बिकॉज करंट में कुछ इंडिया के वेरियस स्टेट के अंदर है जो विदाउट फॉलोइंग ड्यू प्रोसेस डिमोलिशंस देखे जा रहे हैं और ये डिमोलिशंस जो किए जा रहे हैं वो सर्टेन क्राइम्स के जो एक्यूज पर्सन हैं उनके हाउसेस का और बिल्डिंग का यहाँ पर डिमोलिशन किया जा रहा है। तो इस टाइम सुप्रीम कोर्ट ने इससे रिलेटेड कुछ सजेशंस सॉर्ट किए हैं। These demolitions have become common over the last few years, targeting vulnerable groups and often leaving them without any legal recourse. लास्ट कुछ ईयर्स में ये डिमोलिशन इंसिडेंट बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुके हैं और इन डिमोलिशन का जो मेन टारगेटिंग है वो वल्नरेबल ग्रुप है और डिमोलिशन के बाद उन्हें विदाउट लीगल रिकोर्स लिविंग कर दिया जाता है। दिस एक्ट गो अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड ड्यू प्रोसेस इंस्टेड इन द क्रिमिनल प्रोसीजर लॉ। डिमोलिशन का जो एक्ट है ये कॉन्स्टिट्यूशन के स्पिरिट के अगेंस्ट है एंड क्रिमिनल प्रोसीजर लॉ के अंदर जो प्रोसेस इंस्टेंड है उसके कहीं ना कहीं अगेंस्ट है। इन लाइट ऑफ ओवरआर्चिंग प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज एंड सोशल जस्टिस,
There is a strong need to formulate guidelines and reimagine the existing legal framework which bestowed unbridled executive power on municipal authorities to order and execute such demolitions. म्यूनिसिपल अथॉरिटीज़ को इस डिमोलिशन को एग्जीक्यूट करने के लिए ये जो ऑर्डर है, इसकी जो पावर है, उसको कहीं न कहीं कंट्रोल करना होगा और जो डिमोलिशन से रिलेटेड जो एग्जिस्टिंग लीगल फ्रेमवर्क है, उससे रिलेटेड कुछ गाइडलाइंस रीइमेजिन करना होगा। और बिकॉज़ इंडिया के अंदर ह्यूमन राइट्स प्रिंसिपल्स का यहाँ पर वायलेशन हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को कहीं ना कहीं यहाँ पर डिमोलाइज करने की कोशिश की गई है। द लीगलिटी ऑफ प्यूनिटिव डिमोलिशंस का लीगलिटी क्या है? लार्ज स्केल डिमोलिशन ड्राइव्स एज अ मीन्स ऑफ कलेक्टिव पनिशमेंट फॉर रियोटर्स आर बिकमिंग रैम्पेंट। लार्ज स्केल डिमोलिशंस जो कि कलेक्टिव पनिशमेंट के मीन्स के तौर पर यूज किए जा रहे हैं, ये रैम्पेंट हो रहे हैं करंट में। In each of these cases, the demolition is justified under a municipal law either on account of action against encroachment or under the pretext of unauthorized construction. जितना भी इंडिया के अंदर टाइम टू टाइम ये डिमोलिशन किए जा रहे हैं, इसके अगेंस्ट जस्टिफिकेशन ये दिए जाते हैं, स्पेशली 2 जस्टिफिकेशंस वर्क करते हैं इसके पीछे। वन जस्टिफिकेशन इज इट वॉज अगेंस्ट दिस एक्शन वॉज अगेंस्ट इंक्रोचमेंट एंड प्रिटेक्स्ट ऑफ अनऑथोराइज कंस्ट्रक्शन। या तो उसको इंक्रोचमेंट डिक्लेयर कर दिया जाता है या फिर उसको अनऑथोराइज कंस्ट्रक्शन डिक्लेयर किया जाता है उस प्रॉपर्टी को जिसको डिमोलाइज किया गया है। द ड्यू प्रोसेस एनविसाइड अंडर वेरियस जजमेंट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट ऑफ इंडिया आर कंप्लीटली बाईपास। सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के वेरियस जजमेंट के अंडर जो ड्यू प्रोसेस एनविसाइड किया गया है, उसको कहीं ना कहीं कंप्लीटली बाईपास किया जाता है थ्रू द डिमोलिशन। Treating demolitions as a fair response to the destruction of public infrastructure undermine existing process envisaged under criminal law and constitute a gross violation of fundamental right. पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का जो ये डिस्ट्रक्शन किया जाता है और डिमोलिशन को एक फेयर रिस्पॉन्स के तौर पर जिस तरह से सोसाइटी के अंदर देखा जा रहा है, ये क्रिमिनल लॉ के अंडर जो एग्जिस्टिंग प्रोसेस है उसका वायलेशन है एंड फंडामेंटल राइट का भी ये कहीं ना कहीं वायलेशन है। इन द कोर्स ऑफ डिवाइजिंग गाइडलाइंस फॉर सच एक्स्ट्रा लीगल डिमोलिशंस, द सुप्रीम कोर्ट मस्ट इम्पोज अ कंप्लीट मोरेटोरियम ऑन प्यूनिटिव डिमोलिशन ऑफ एस्टेब्लिशमेंट का जो प्यूनिटिव डिमोलिशन किया जाता है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को कंप्लीटली मोरेटोरियम इम्पोज करना चाहिए। इन अदर लेजिटिमेट इंस्टेंसेस ऑफ डिमोलिशन, द गाइडलाइंस शुड प्रिस्क्राइब अ स्ट्रिक्ट tripartite procedure to ensure that those at the receiving end are not rendered helpless without any recourse. डिमोलिशन के जितने भी लेजिटिमेट इंस्टेंसेस हैं, उसकी जो भी गाइडलाइंस हैं, उनको प्रेस्क्राइब करना चाहिए और यहाँ पर स्ट्रिक्ट ट्रिपरटाइट प्रोसीजर इंश्योर किया जाना चाहिए। स्ट्रिक्ट ट्रिपरटाइट प्रोसीजर क्या होगा, इसके लिए हम डिटेल नेक्स्ट सेशन में अभी डिस्कस करेंगे। और ये स्ट्रिक्ट ट्रिपरटाइट प्रोसीजर के थ्रू हेल्पलेस पीपल का यहाँ पर हेल्प करना होगा, स्पेशली वो पीपल जिनका एस्टेब्लिशमेंट डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। What should be the procedural steps that can be incorporated into the relevant legislation and rules? यहाँ पर 3 स्टेप प्रोसीजरल क्या हो सकता है? इट मीन्स जिन पीपल का जिन्हें क्राइम का एक्यूज डिक्लेयर किया जाता है, उन पीपल का डिमोलिशन से पहले कौन कौन से स्टेप फॉलो किए जाने चाहिए, बाद में कौन सा स्टेप फॉलो किया जाना चाहिए, क्या ये लीगल है या लीगल नहीं है, या जो भी है, ये सारे पॉइंट्स हम इस 3 प्रोसीजर स्टेप के अंदर डिस्कस करेंगे। इन द फर्स्ट फेज, that is pre-demolition, the burden of proof to show cause should be shifted from the affected person and placed on the authority to show why no other option other than demolition and displacement of affected person is needed for public good and how the relevant human rights are being protected in the process. फर्स्ट फेज में इट मीन्स डिमोलिशन से पहले बर्डन ऑफ प्रूफ टू शो कॉज, डिमोलिशन का कॉज प्रूफ करने का जो बर्डन है वो अफेक्टेड पर्सन के ऊपर होता है, इसको शिफ्ट करना होगा और इसका जो कॉज है इसका बर्डन अथॉरिटी के ऊपर डाला जाना चाहिए। और अथॉरिटी
के पास ये ऑप्शन के लिए आंसर होना चाहिए कि डिमोलिशन की जगह क्या कोई अदर ऑप्शन हो सकता था, और डिमोलिशन के टाइम पर किस तरह की ह्यूमन राइट्स का वायलेशन किया गया है। ये सारे क्वेश्चंस अथॉरिटी से आस्किंग किया जाना चाहिए। A reasoned notice for demolition, including information about land records and settlements plan, should be widely published, giving ample time for these concerned to analyze the situation, seek legal advice, and respond to the so-called notice. Demolition से रिलेटेड रीजनड नोटिस पब्लिक किया जाना चाहिए, इंक्लूडिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट लैंड रिकॉर्ड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन उसमें होना चाहिए, रीसेटलमेंट प्लान्स क्या होंगे, ये सारी इन्फॉर्मेशन पब्लिकली यहाँ पर पब्लिक किया जाना चाहिए। इसकी वजह से लोगों को थोड़ा मौका मिल जाएगा कि जो एग्राइव्ड पर्सन है वो लीगल एडवाइस ले सकता है और सो कॉल्ड नोटिस के थ्रू वो अपने आप को अलर्ट कर सकता है। एन इंडिपेंडेंट कमिटी अपॉइंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट इंक्लूडिंग जुडिशियल एंड सिविल सोसाइटी रिप्रेजेंटेटिव्स शुड रिव्यू द प्रोपोज्ड डिमोलिशन। जो भी प्रोपोज्ड डिमोलिशन है इसको रिव्यू करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंटेड एक इंडिपेंडेंट कमेटी होना चाहिए। इस कमेटी के अंडर जुडिशियल एंड सिविल सोसाइटी रिप्रेजेंटेटिव्स होने चाहिए एंड प्रोवाइड टेक्निकल असिस्टेंस टू द अफेक्टेड पर्सन्स अबाउट दियर राइट्स एंड ऑप्शंस। ये जो इंडिपेंडेंट कमेटी होगी, इस कमेटी का ये पर्पज होना चाहिए कि वो अफेक्टेड पर्सन्स के लिए टेक्निकल असिस्टेंस रिलेटेड टू राइट्स एंड ऑप्शंस प्रोवाइड कराया जाना चाहिए। Affected persons must be engaged in discussions about alternative housing options and compensation. Affected persons के लिए हाउसिंग ऑप्शंस एंड कंपेंसेशन प्रोविजन क्या क्या किए गए हैं इसके रिगार्डिंग भी डिस्कशंस किया जाना जरूरी है। ड्यूरिंग दिस फेज द नीड्स ऑफ वल्नरेबल ग्रुप्स सच एज चिल्ड्रन, द एल्डरली एंड डिसेबल्ड पर्सन शुड बी एड्रेस। इस फेज में डिमोलिशन से पहले डिमोलाइज होने वाली बिल्डिंग के अंदर जो चिल्ड्रन हैं, एल्डरली पीपल हैं, डिसेबल्ड पर्सन हैं, उनकी प्रॉब्लम को भी एड्रेस किया जाना चाहिए। अ मिनिमम पीरियड ऑफ अ मंथ शुड बी प्रोवाइडेड बिटवीन द इंटीमेशन ऑफ अ नोटिस टू डिमोलिशन एंड इट्स एग्जीक्यूशन, अलाउ इफ अफेक्ट इंडिविजुअल टाइम टू रिट्रीव दियर बिलोंगिंग्स। इंटीमेशन ऑफ नोटिस से लेकर डिमोलिश तक के बीच का मिनिमम वन मंथ का टाइम पीरियड दिया जाना चाहिए, सो दैट अफेक्टेड इंडिविजुअल्स अपना पूरा प्लानिंग कर सके। In the second phase, during the demolition, the use of physical force should be minimized in the eviction process and the use of heavy machinery such as bulldozers should be avoided. Second phase में it means during the demolition के टाइम पर eviction process में physical force का minimize किया जाना चाहिए एंड demolition के लिए heavy machinery such as bulldozer का यूज अवॉइड किया जाना चाहिए। The time for the demolition should be pre-decided and surprise demolition should be caused for punitive action against the authority. डिमोलिशन का जो टाइम होगा वो प्री डिसाइडेड होना चाहिए और सडनली अगर ये सरप्राइज डिमोलिशन अगर किया जाता है तो अथॉरिटी के अगेंस्ट यहाँ पर प्यूनिटिव एक्शन होना चाहिए। एज अ पार्ट ऑफ थर्ड फेज द रिहेबिलिटेशन, एडिक्वेट एंड प्रॉपर टेम्परेरी और परमानेंट रिहेबिलिटेशन शुड बी प्रोवाइडेड टू द पर्सन्स कंसर्न टू इंश्योर दैट दे आर नॉट लेफ्ट होमलेस। जिन पर्सन्स का इस्टेब्लिशमेंट या बिल्डिंग डिमोलिश किया गया है उन पर्सन्स के लिए रिहेबिलिटेशन, प्रॉपर टेम्परेरी और परमानेंट रिहेबिलिटेशन का यहाँ पर प्रोविज़न किया जाना चाहिए, सो दैट इस तरह के पर्सन्स को ये फीलिंग ना हो कि वो होमलेस लेफ्ट कर दिए गए। अ स्पीडी ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म नीड टू बी established अंडर एवरी लॉ दैट allow for demolition to afford the affected person a chance to challenge the decision that may have been taken at any stage. एग्राइव्ड पर्सन के पास ये ऑप्शन होना चाहिए कि वो स्पीडी ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म के साथ अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके और इस डिसीजन को, जो डिमोलिशन करने का जो डिसीजन गवर्नमेंट का होता है, इसको चैलेंज करने का भी, कोर्ट के अंदर चैलेंज करने का भी ऑप्शन से मिलना चाहिए। रेमेडी सच एज कंपेंसेशन, रेस्टिट्यूशंस एंड रिटर्न टू द ओरिजिनल होम मस्ट बी कार्व्ड आउट विद इन द लॉ। ऐसा लॉ फ्रेम होना चाहिए कि एग्राइव्ड पर्सन के लिए रेमेडीज श्योर की जा सकें, स्पेशली कंपेंसेशन से रिलेटेड, रेस्टिट्यूशन से रिलेटेड एंड ओरिजिनल होम में रिटर्न से रिलेटेड, ये सारे प्रोविजन होना चाहिए। हेल्थ केयर यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज बोल्ड बट मच क्वेश्चन फर्स्ट, व्हाट इज इशू?
न्यूज अबाउट द पॉसिबिलिटी of a free AI-powered primary care physician for every Indian available 24/7 within the next 5 years is ambitious. ऐसा माना जा रहा है कि नेक्स्ट 5 years में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड प्राइमरी केयर फिजिशियंस एवरी इंडियन को 24/7 अवेलेबल होंगे. इट रेजेस क्रिटिकल क्वेश्चंस अबाउट फिजिबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी एंड रेडीनेस ऑफ इंडिया टू टेकल सच इनॉर्मस अंडरटेकिंग्स. प्राइमरी हेल्थ केयर सेक्टर में, स्पेशली पूरा हेल्थ केयर सेक्टर जो हमारा इंडिया का है, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए. इसके लिए इंडिया के अंदर फिजिबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी एंड रेडीनेस से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पर रेज होते हैं. बिकॉज इस तरह के इनॉर्मस अंडरटेकिंग्स को टेकल करना इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की नीड है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूटिलिटी इन हेल्थ केयर. हेल्थ केयर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की यूटिलिटी क्या है? नंबर 1, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन प्ले अ क्रूशियल रोल इन स्पेसिफिक वेल डिफाइंड टास्क विद इन हेल्थ केयर, particularly through narrow intelligence diffusion models and transfers. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हेल्थ केयर सेक्टर में स्पेसिफिक वेल डिफाइंड टास्क के लिए एक क्रूशियल रोल प्ले कर सकते हैं. स्पेशली नैरो इंटेलिजेंस में, डिफ्यूजन मॉडल्स एंड ट्रांसफॉर्मर्स में एक इम्पोर्टेंट रोल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोवाइड कर सकता है. नैरो इंटेलिजेंस फोकस ऑन स्पेशलाइज्ड टास्क सच एज प्रेडिक्टिंग हॉस्पिटल किचन सप्लाई नीड्स, मैनेजिंग बायोमेडिकल वेस्ट और ऑप्टिमाइजिंग ड्रग प्रोक्योरमेंट. नैरो इंटेलिजेंस की जब बात की जाती है तो इसके अंदर कुछ स्पेशलाइज्ड टास्क पर फोकस किया जाता है. स्पेशलाइज्ड टास्क आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू कराए जा सकते हैं, सच एज प्रेडिक्टिंग हॉस्पिटल किचन सप्लाई नीड्स, मैनेजिंग बायोमेडिकल वेस्ट एंड ऑप्टिमाइजिंग ड्रग procurement. Diffusion models which are adept at predicting patterns from complex database. Complex database से पैटर्न प्रेडिक्टिंग करने का जो वर्क है वो डिफ्यूजन मॉडल्स के अंदर वर्क कर सकता है. नंबर 2, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स एंड लार्ज मल्टी मॉडल मॉडल्स LMM आर इमर्जिंग एज पावरफुल टूल इन मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च राइटिंग. मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च राइटिंग में आज LLM एंड LMM ये एक पावरफुल टूल के रूप में यूज किए जा रहे हैं. दिस कैन प्रोवाइड रैपिड एक्सेस टू मेडिकल नॉलेज, सिमुलेट पेशेंट इंटरेक्शन एंड सपोर्ट द ट्रेनिंग ऑफ हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स. LLM एंड LMM मेडिकल नॉलेज में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और पेशेंट इंटरेक्शंस को इन्होंने सिमुलेट किया है. हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए ट्रेनिंग सपोर्ट इन्होंने किया है. Number 3, a significant issue with artificial intelligence in healthcare is black box problem, where the decision-making process of AI algorithms are not transparent or easily understood. हेल्थ केयर सेक्टर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एक सिग्निफिकेंट इशू जो रहा है वो ब्लैक बॉक्स प्रॉब्लम का रहा है. और ब्लैक बॉक्स प्रॉब्लम एक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में जब एल्गोरिथम AI एल्गोरिथम का यूज किया जाता है तो ये ट्रांसपेरेंट एंड इजीली अंडरस्टूड से रिलेटेड प्रॉब्लम है. बिकॉज डिसीजन मेकिंग में AI एल्गोरिथम की ट्रांसपेरेंसी क्लियर नहीं है और इजीली इसको अंडरस्टूड करना पॉसिबल नहीं है. दिस पोज रिस्क इन हेल्थ केयर वेयर अंडरस्टैंडिंग द रैशनल बिहाइंड अ डियाग्नोसिस और ट्रीटमेंट प्लान इज क्रिटिकल. ब्लैक बॉक्स वाली जो प्रॉब्लम है ये हेल्थ केयर सेक्टर के लिए एक रिस्क पोज करता है जहाँ पर डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट क्रिटिकल हो सकते हैं. Healthcare providers are left in dark about how certain conclusions are reached, leading to a lack of trust and potential harm if the AI make an incorrect or inappropriate recommendation. Artificial intelligence के थ्रू अगर कोई भी इनकरेक्ट और इनअप्रोप्रिएट रिकमेंडेशन किया जाता है तो इसकी वजह से लैक ऑफ ट्रस्ट एंड पोटेंशियल हार्म भी हो सकता है. द स्टेक्स आर सीरियस इन ह्यूमन हेल्थ वेयर द कंसिक्वेंसेस ऑफ अ मिस्टेक कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग. ह्यूमन हेल्थ के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज जो होता है कई इसके लाइफ थ्रेटनिंग कंसिक्वेंस हो सकते हैं. इंडिया एंड द इशू ऑफ AI गवर्नेंस. क्या इंडिया के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को गवर्न करने के लिए रेगुलेशंस एंड एक्ट हैं? इंडिया लैक्स कंप्रिहेंसिव रेगुलेशन और लेजिस्लेशन एड्रेसिंग AI सच एज यूरोपियन यूनियन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्ट. इंडिया के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड रेगुलेशन लेजिस्लेशन का लैक है, जबकि यूरोप के अंदर यूरोपियन यूनियन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्ट अवेलेबल है बट इंडिया के अंदर नहीं है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स इन हेल्थ केयर मस्ट बी डेवलप्ड एंड डिप्लॉयड विद द कोर मेडिकल एथिक्स ऑफ डू नॉट हार्म. इंडिया के अंदर अगर
हेल्थ केयर सेक्टर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स को डिप्लॉय किया जाता है, डेवलपमेंट किया जाता है, तो डू नॉट हार्म वाला जो कोर मेडिकल एथिक्स है, इसके अकॉर्डिंग ये होना चाहिए। एआई पावर्ड हेल्थ केयर इन इंडिया प्रोमिसेस इंक्रीज एफिशिएंसी एंड रिड्यूस एरर रेट्स। हेल्थ केयर सेक्टर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर अगर यूज किया जाता है तो ये ऐसा प्रॉमिस करता है कि इससे एफिशिएंसी एंड एरर्स रेट रिड्यूस हो सकते हैं। Advanced AI technologies require significant investment in research, data infrastructure, and continuous updates from cost that someone must bear. इंडिया के अंदर अगर हेल्थ केयर सेक्टर में एआई टेक्नोलॉजी को एडवांस करना है तो इसके लिए सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट इन्वेस्टमेंट रिसर्च सेक्टर में करना होगा, डाटा इंफ्रास्ट्रक्चर पर इन्वेस्टमेंट करना होगा एंड कंटिन्यूस अपडेट टेक्नोलॉजी सीख कर दी है वो अपडेट यहाँ पर टाइम टू टाइम करने होंगे और इसके लिए कंट्री को बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करना होगा। India cannot leapfrog into AI-driven healthcare without first addressing the foundational issue in the healthcare system. Because India का जो healthcare system है उसका foundational issues बहुत सारे हैं और उसको पहले address करना चाहिए इंडिया को। AI-driven healthcare में उसको leapfrog नहीं करना चाहिए। The complexity of patient care, the need for high quality data and the ethical implications of AI demand a more major approach. पेशेंट केयर के अंदर जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, हाई क्वालिटी डाटा की जो नीड है एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो एथिकल इम्प्लीकेशंस हैं उनका पहले बेटर तरीके से इवोल्यूशन